दोस्तों, महिला आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर भ्रष्टाचारी थाने के ऊपर नजर रख रही थीं। वह एक भिखारन के रूप में थाने के बाहर बैठी हुई थी। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए और अपशब्द बोलने लगे। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, भोर की पहली किरणें जैसे ही शहर के आसमान को सुनहरे रंग में रंगने लगीं, राजधानी की हलचलें भी धीरे धीरे जागने लगीं। लेकिन पुलिस मुख्यालय के तीसरे माले पर, जहां आईपीएस पूजा राठौर का कार्यालय था, वहां रात जैसी ही गंभीरता बनी हुई थी। दीवार पर टंगी घड़ी सुबह के 5:15 बजा रही थी और पूजा अब भी अपनी मेज पर झुकी हुई थी। उसके सामने रखी फाइलें शिकायतों से भरी हुई थीं। हर एक पन्ना किसी की बेबसी की कहानी कह रहा था। पूजा राठौर, एक नाम जो अब तक शहर के अपराधियों में खौफ और आम जनता के बीच उम्मीद बन चुका था। लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसकी नजरें उस फाइल पर अटक गईं जिसमें लिखा था, थाना रामपुर में गरीबों और भिखारियों को बिना किसी कारण के मारा पीटा जाता है, महिलाओं को गालियां दी जाती हैं और थाने में जबरन पैसे वसूले जाते हैं। शिकायत किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उसमें लिखे शब्दों में सच्चाई की झलक थी। पूजा ने कुर्सी से उठते हुए खिड़की से बाहर देखा। सड़कें तो खाली हैं, लेकिन दिलों में दर्द भरा है। वह बुदबुदाई। वह जानती थी कि यह मामूली मामला नहीं है। अगर ये आरोप सही थे तो ये पूरे विभाग के लिए शर्म की बात थी, और अगर गलत भी निकले तो जनता की आवाज को सुनना उसका कर्तव्य था। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई उसे सच दिखाएगा? कोई पुलिस वाला उसे ईमानदारी से बताएगा कि थाने में क्या हो रहा है? शायद नहीं। अगर सच देखना है तो खुद जाना पड़ेगा, लेकिन आईपीएस पूजा राठौर की वर्दी में नहीं, किसी और रूप में। यही सोचते हुए उसने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक पुराना अखबार निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, एक भिखारन की, जिसकी आंखों में डर था और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान। यह तस्वीर उसी थाना क्षेत्र की थी। पूजा ने तस्वीर को देखा और खुद से कहा, अब मैं देखूंगी वो चेहरा जो वर्दी से नहीं डरता, लेकिन सच्चाई से कांपता है। उसने इंटरकॉम पर डीआईजी वर्मा को कॉल लगाया। सर, मुझे कुछ दिन फील्ड में रहना है। मैं एक जासूसी मिशन पर जा रही हूं, पर मेरी पहचान गुप्त रहेगी। ठीक है पूजा, वर्मा साहब ने कहा, तुम पर भरोसा है, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। मुझे आसान रास्तों की आदत नहीं है सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और कॉल काट दिया। वह सीधे अपनी क्वार्टर की तरफ बढ़ी। रास्ते में किसी को भनक भी नहीं लगी कि ये अफसर अब एक भिखारन का रूप लेने जा रही है। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान और विभाग की साख की परीक्षा थी, न्याय की परीक्षा। अगले दिन वह नंगे पांव, फटी साड़ी में, चेहरे पर गंदगी और आंखों में दर्द का नाटक करते हुए रामपुर थाने के बाहर बैठी थी। लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब सच्चाई अपने असली रूप में सामने आएगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को मिटाना ही क्यों ना पड़े। सुबह की धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन आईपीएस पूजा राठौर के सरकारी क्वार्टर के भीतर अंधेरा और रहस्य दोनों पसरा हुआ था। कमरे के अंदर एक कोना था जहां पूजा ने पुराने कपड़ों की एक गठरी खोल रखी थी। ये वे कपड़े थे जो उसने एक पुराने केस के दौरान जब्त किए थे। फटी पुरानी साड़ियां, जर्जर चप्पलें और एक टूटी झोली। आज वही सब उसके लिए ढाल बनने वाले थे। आईने के सामने खड़ी पूजा ने खुद को देखा। चमकती आंखों में आज गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। वर्दी को एक ओर रखकर जब वह एक एक करके उन कपड़ों को पहनने लगी, तो उसे हर सिलवट में, हर दाग में, हर बदबू में जैसे उन गरीबों की तकलीफें महसूस होने लगीं जिनके लिए वह ये रूप ले रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खोलकर बेतरतीब तरीके से गूंथ दिया, चेहरे पर मिट्टी मल ली और आंखों के नीचे कालिख लगा दी ताकि उसकी पहचान पूरी तरह छुप जाए। अब वह पूजा राठौर नहीं, बल्कि एक लाचार, बेसहारा भिखारन लग रही थी। कपड़े पहनने के बाद उसने खुद को आईने में देखा। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कोई रूप नहीं था, यह एक पीड़ा थी जिसे वह जीने जा रही थी। तुम्हें यह करना ही होगा, उसने खुद से कहा, क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी अपनी पहचान मिटानी पड़ती है। कमरे से निकलते वक्त
उसने अपने मोबाइल का सिम निकालकर जला दिया। उसने एक पुराना कीपैड फोन लिया जिसमें कोई ट्रैकिंग नहीं थी। फिर उसने दीवार पर टंगी अपनी वर्दी की ओर देखा, जो गर्व और पहचान का प्रतीक थी। तुम यहीं रहो आज, जब लौटूं तो सच्चाई के साथ। पूजा ने बुदबुदाया और उस वर्दी पर एक नजर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले पास की झुग्गी बस्ती की ओर रुख किया। वहां उसने कुछ लोगों से बात की, जिनमें अधिकतर प्रवासी मजदूर थे। उसने खुद को एक गांव से भागी विधवा बताया, जिसे उसके ससुराल वालों ने मारने की कोशिश की। लोगों ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन उसकी आंखों का दर्द और गंदे कपड़ों ने उनके संदेह को हटा दिया। एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने साथ बैठने दिया और एक रोटी थमा दी। पूजा ने उस रोटी को ऐसे खाया जैसे हफ्तों से भूखी हो। उसका अभिनय नहीं, बल्कि उसके भीतर की पीड़ा अब सच में बदल रही थी। वहां से निकलकर वह स्टेशन की ओर गई, जहां रामपुर थाने की सीमा शुरू होती थी। उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले वहां गश्त कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें केवल अमीरों की गाड़ियों पर थीं। गरीब तो जैसे इंसान ही नहीं, पूजा ने मन में सोचा। शाम होते होते उसने अपना ठिकाना बना लिया था। रामपुर थाने के सामने की एक टूटी बेंच, जहां दिन भर के बाद कुछ भिखारी आकर बैठते थे। पूजा भी उनके बीच जाकर बैठ गई, लेकिन हर पल उसकी नजरें थाने पर जमी थीं। उसने देखा कि कैसे एक गरीब महिला को सिर्फ इसलिए अंदर खींच लिया गया क्योंकि वह सड़क किनारे बैठी थी। कैसे एक शराबी पुलिस वाला भिखारियों से पैसे छीनकर गालियां दे रहा था। यह सब देखकर पूजा का खून खौलने लगा, लेकिन वह जानती थी अभी बोलने का समय नहीं है। अभी उसे और अंदर जाना है, थाने के भीतर, और इसके लिए उसे खुद गिरफ्तार होना होगा। कल मैं थाने के अंदर जाऊंगी, जैसे बाकी गरीबों को घसीट कर ले जाया जाता है। तब मैं देखूंगी असली चेहरों को, असली इंसाफ की तस्वीर को। रात हो चुकी थी। पूजा वहीं जमीन पर लेट गई, आंखें बंद की, लेकिन दिल में एक ही वाक्य गूंज रहा था, यह सिर्फ भेष नहीं, यह न्याय की शुरुआत है। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही रामपुर थाने की पुरानी धूल से सनी खिड़कियों पर पड़ी, वहीं बेंच पर लेटी पूजा की आंख खुली। बीती रात उसने जैसे तैसे नींद ली थी, लेकिन शरीर टूटने लगा था। पेट में भूख की टीस और शरीर की थकान के बीच उसका इरादा और मजबूत हो चुका था। उसने सोचा, अब समय है अंदर जाने का, अंदर से जानने का कि गरीबों के साथ कैसे बर्ताव होता है। उसने पास से गुजरती एक महिला भिखारिन से थोड़ा सा मैला पानी मांगा और उसे अपने कपड़ों पर छिड़क लिया ताकि बदबू और ज्यादा तीव्र हो जाए। फिर उसने खुद को सड़क पर लुढ़का दिया, जैसे बेहोश हो गई हो। कुछ ही देर में 2 पुलिस वाले आए। एक ने कहा, अबे देख, फिर से एक पगली आ गई। साला ये भिखारी भी ना थाने के सामने ही तमाशा लगाते हैं। दूसरे ने लात मारते हुए कहा, चल उठ, या फिर थाने ले चलें तुझे। लगता है बेहोशी का ड्रामा कर रही है। ले चलो, साहब को सौंपेंगे, कुछ न कुछ निकलेगा। 2-4 सवाल करेंगे, ठीक हो जाएगी, पहला बोला। दोनों ने मिलकर पूजा को उठाया और थाने के भीतर घसीटते हुए ले गए। अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर पीलापन था। पंखा जैसे चल तो रहा था, लेकिन गर्म हवा फेंक रहा था। वहां बैठे हवलदार ने घूर कर पूछा, क्या माल है ये? साहब, सड़क पर पड़ी थी, कुछ भी बोल नहीं रही है। लगता है नशे में है या पागल है। ठीक है, पीछे वाले कमरे में बंद कर दो, बाद में देखेंगे, हवलदार ने आदेश दिया। पूजा को पीछे के छोटे से गंदे कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से 2 और महिलाएं थीं, एक अधेड़ उम्र की और दूसरी करीब 17-18 साल की लड़की। दोनों के चेहरे सहमे हुए थे। अधेड़ औरत ने फुसफुसाकर पूजा से पूछा, तुम्हें क्यों पकड़ा? पूजा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सिर्फ सड़क पर बैठने के लिए। उसने देखा कि लड़की की आंखें सूजी हुई थीं। पूजा ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लड़की रोने लगी, फिर बोली, मुझे और मेरे भाई को कल रात पकड़ा गया। पैसे नहीं थे देने को, तो मुझे यहीं रख लिया और भाई को बाहर भेज दिया। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की। पूजा का कलेजा कांप उठा। यह वही सच था जिसे वह सुनना नहीं, देखना चाहती थी। तभी बाहर से एक इंस्पेक्टर की आवाज आई, अबे, उस नई आई भिखारन को बाहर ला, कुछ तो बात है उसमें। पूजा को घसीटते हुए बाहर लाया गया। इंस्पेक्टर चौधरी, करीब 45 साल का, आंखों में शराब का असर और चाल में गुरूर।
उसने पूजा को ऊपर नीचे देखा और बोला, नाम क्या है रे? पूजा ने आवाज बदलते हुए कहा, मालती सरकार, गांव से आई हूं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, कोई ठिकाना नहीं। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ठिकाना तो हम बना देंगे तेरा, पहले बता जेब में कुछ है? नहीं सरकार, कुछ नहीं। तभी चौधरी ने उसकी झोली को छीन कर देखा, फिर गुस्से में कहा, भिखारी होकर भी अकड़ है इसमें, इसे लाइन पर लाओ। लेकिन तभी पूजा की नजर सामने लगी उस दीवार पर पड़ी जहां गृहमंत्री और डीजीपी की तस्वीरें टंगी थीं। उसने मन में कहा, ये मत भूलो चौधरी, जल्द ही मैं इसी दीवार पर लगी तस्वीर के बराबर बैठकर तुम्हारा फैसला करूंगी। अंदर ले जाकर उसे फिर से उसी गंदे कमरे में बंद कर दिया गया। मगर अब पूजा ने तय कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम मेरे साथ गवाही दोगी? लड़की डर गई, बोली, अगर उन्होंने जान से मार दिया तो? नहीं मार सकेंगे, क्योंकि मैं वो नहीं जो दिख रही हूं। मैं इंसाफ लाऊंगी तुम्हारे लिए भी और उन सब के लिए जो इस सिस्टम से कुचले गए। रात होते होते पूजा ने अपनी योजना बना ली थी। अब अगला कदम था अपनी पहचान उजागर करना, लेकिन सही समय पर। तब तक उसे और सहना था और देखना था थाने के भीतर का वह सच जिसे बाहर की दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। थाने में तीसरा दिन शुरू हो चुका था। पूजा ने अब तक सब कुछ देख लिया था, पैसों की वसूली, महिलाओं का शोषण, मासूमों को फंसाने के तरीके और दरोगा चौधरी की घिनौनी हरकतें। अब समय था अपने असली रूप को उजागर करने का, लेकिन सही वक्त का इंतजार जरूरी था। उस सुबह चौधरी फिर आया। अब की बार उसके साथ 2 सिपाही और थे। पूजा के गंदे कपड़ों को देखकर उसने घृणा से मुंह बनाया, अबे इसे नहलाकर साफ कपड़े पहना दो, साहब के यहां कुछ काम है। पूजा समझ चुकी थी कि इसका मतलब क्या था, लेकिन वो डरने वाली नहीं थी। उसने झोली में छिपा छोटा सा माइक्रोफोन दबाया जो हर बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। वह अपने मिशन के आखिरी चरण में थी। थाने के एक कोने में बने बंद कमरे में पूजा को ले जाया गया। इंस्पेक्टर चौधरी ने कहा, देख मालती, हम तुझे एक अच्छा मौका दे रहे हैं, साहब से मिलवा देंगे। अगर तू खुश रखेगी तो तेरे लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे, वरना सड़ा देंगे यहीं। पूजा की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे से अपने गंदे चोले के अंदर हाथ डाला और एक बटन दबा दिया। कुछ ही मिनटों में बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। रुको, सब रुक जाओ। एक तेज महिला आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और पुलिस विभाग की स्पेशल ब्रांच की टीम अंदर घुस गई। पूजा ने तुरंत अपनी विग उतारी, नकली दांत बाहर निकाले और चोला फाड़कर नीचे फेंक दिया। सभी के सामने अब एक भिखारिन नहीं, आईपीएस पूजा सिंह खड़ी थी, वर्दी में, तेज निगाहों और तीखे तेवरों के साथ। सभी की सांसें थम गईं। इंस्पेक्टर चौधरी तो जैसे पत्थर हो गया था। चौधरी, तुम समझते थे कि तुम कानून से ऊपर हो, ये समझते थे कि गरीबों के पास आवाज नहीं होती। आज उसी गरीब की आवाज बनी हूं मैं। 3 दिन से इस थाने में जो भी हुआ सब रिकॉर्ड हो चुका है। थाने का हर जवान सहम गया था। डीएसपी अरोड़ा ने पूजा को सैल्यूट किया। मैम, हमें माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आप खुद इस मिशन पर हैं। पूजा ने कठोर आवाज में कहा, आप लोगों को पता होना चाहिए था। अगर तुम लोग अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो मुझे ये करना नहीं पड़ता। फिर उसने उस लड़की को बुलाया जो कल तक डर से कांप रही थी। डरो मत, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी गवाही से कई और लड़कियों की जान बच सकती है। लड़की ने कांपते हुए सिर हिलाया। पूजा ने कहा, आज से रामपुर थाने की सफाई शुरू होगी। हर गंदगी को साफ किया जाएगा, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो। इंस्पेक्टर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा के आदेश पर पूरे थाने का स्टाफ जांच के घेरे में आ गया। वहीं उन महिलाओं को रिहा किया गया जिन्हें बिना अपराध थाने में रखा गया था। उस शाम जब पूजा अपने ऑफिस में बैठी थी तो एक सिपाही ने आकर कहा, मैडम, मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। आपके भेष वाले ऑपरेशन की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी है। पूजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, कभी कभी इंसाफ की राह में खुद को मिटाना पड़ता है ताकि दूसरों की आवाज बन सको, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रामपुर थाने में भिखारिन बनकर घुसने और पूरी पोल खोल देने के बाद आईपीएस पूजा सिंह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। मीडिया चैनलों पर सिर्फ उसी की बातें थीं। लोगों में एक नई उम्मीद जगी थी
कि कोई तो है जो वर्दी में रहकर भी वर्दी की गंदगी साफ कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जितना ऊंचा नाम हुआ, दुश्मनों की गिनती भी उतनी ही बढ़ गई। पोस्ट पर लौटते ही पूजा ने थाने की पूरी संरचना बदलनी शुरू की। चौधरी जैसे भ्रष्ट अफसरों को निलंबित करके उनकी जांच शुरू करवाई गई। जो जवान ईमानदार थे उन्हें प्रोत्साहन मिला, लेकिन जो अब भी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते थे उन्हें या तो सुधरना पड़ा या पद से हटना पड़ा। इसी बीच पूजा को गुप्त सूचना मिली कि चौधरी के पीछे एक बड़ा गिरोह था जो थानों में फर्जी गिरफ्तारी, महिलाओं का शोषण और रिश्वतखोरी का नेटवर्क चला रहा था। ये नेटवर्क सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं था, ये राज्य के कई जिलों में फैला था। पूजा समझ चुकी थी कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। एक रात जब वह अकेले ऑफिस में अगले मिशन की योजना बना रही थी, तभी एक लिफाफा आया, बिना किसी नाम के। खोलते ही अंदर एक धमकी भरा पत्र था। अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाई तो अगला नंबर तुम्हारा है। जो चौधरी के साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा। हमारे आदमी हर जगह हैं। पूजा ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराई। डराओ मत, अब तो और भी हौसला मिल गया। अगले दिन वह सीधे डीजीपी ऑफिस पहुंची और वहां से स्पेशल टीम गठित करने की अनुमति मांगी। उसे अनुमति मिल गई और उसने अपने भरोसेमंद अफसरों को टीम में जोड़ा। टीम का नाम रखा गया न्याय दस्ते। अब न्याय दस्ते का पहला मिशन था उस नेटवर्क को उजागर करना जो सालों से वर्दी के पीछे छिपकर कानून को रौंद रहा था। पूजा ने पहले रामपुर से लगे 4 थानों पर नजर डाली, जहां अक्सर संदिग्ध ट्रांसफर और गुप्त शिकायतें आती थीं। एक गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ। इस बार पूजा खुद तो भेष बदल कर नहीं गई, लेकिन उसने महिला कांस्टेबल रीमा को एक युवती बनाकर भेजा जो खुद को घर से भगाई हुई बताती थी। देखना था कि थाने वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रीमा को पहले थाने में घुसते ही संदिग्ध नजरों से देखा गया। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर ने कहा, काम का बंदोबस्त कर देते हैं तेरे लिए, बस साहब से मिलना पड़ेगा। पूरी बातचीत वॉइस रिकॉर्डर में कैद हो रही थी। जैसे ही रीमा ने तय शब्द कहा, गंगा अब मैली नहीं रहेगी, पूजा और उसकी टीम बाहर से अंदर घुसी। सबको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूजा ने कहा, अब न सिर्फ चौधरी बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े हर शख्स की बारी है। यह सिस्टम साफ होगा, एक एक गंदगी हटेगी। लेकिन जैसे ही न्याय दस्ते की यह कार्रवाई सफल होने लगी, अचानक पूजा की कार पर एक दिन बम से हमला हुआ। वह बाल बाल बच गई। हमला साफ इशारा था, उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा और ताकतवर खड़ा है। डीजीपी ने पूजा को कहा, अब तुम्हारी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सावधान रहना, ये लोग सिर्फ सिस्टम से नहीं खून से खेलते हैं। पूजा ने जवाब दिया, अगर मैं डर गई तो फिर वो लड़की जिसने मेरे सामने थाने में इंसाफ की भीख मांगी थी, उसका क्या होगा? अगर मैंने चुप्पी ओढ़ ली तो फिर ये वर्दी सिर्फ कपड़ा बन जाएगी। अब दुश्मन छिपे नहीं हैं, सामने आ चुके हैं। लेकिन यह भी तय है कि अब जंग सीधी होगी और पूजा झुकना नहीं जानती। आईपीएस पूजा सिंह के हौसले पर अब तक न जाने कितनी बार वार किए जा चुके थे। कभी धमकी भरे खत, कभी बम से हमला और कभी अंदरूनी राजनीति के जरिए। लेकिन हर बार उसने अपने इरादों को और मजबूत किया। लेकिन अब लड़ाई उस मोड़ पर आ गई थी जहां अकेले लड़ पाना मुश्किल हो चला था। कई ईमानदार अफसर भी अंदर ही अंदर इस सिस्टम की सड़ांध से परेशान थे, लेकिन उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं था। पूजा वो चिंगारी बन चुकी थी जो अब ज्वाला बनने जा रही थी, और इस बार वर्दी के लोग खुद उसकी ढाल बनने लगे थे। डीजीपी ऑफिस से एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में पूरे राज्य के जिलों के कुछ चुने हुए ईमानदार आईपीएस और एएसपी स्तर के अफसर बुलाए गए। पूजा ने वहां खड़े होकर पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस सिस्टम को बदल सकते हैं। वर्दी अगर सिर झुकाएगी तो जनता क्या करेगी? अगर हम खुद ही कानून को बचाने के लिए खड़े न हों तो फिर अपराधी वर्दी पहनकर घूमेंगे। पूजा की बातों ने सभी को झकझोर दिया। वहीं पहली बार पूजा को अपने जैसे सोचने वाले साथी मिले। कई अफसरों ने सामने आकर कहा कि वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब एक नहीं, कई थानों पर न्याय दस्ते के सदस्य तैनात कर दिए गए। हर जिले में पूजा की टीम ने ऐसे अफसरों को चिन्हित किया जो या तो खतरा थे या सहयोगी।
पूजा की लड़ाई अब अकेली नहीं थी। एक दिन पूजा को एक फाइल मिली जिसमें कई वर्षों से बंद पड़े मामलों की सूची थी। इनमें से एक केस पर उसकी नजर अटक गई। संध्या केस 2017। केस के अनुसार एक लड़की को थाने में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन बाद में इसे नेचुरल डेथ बताया गया था। पूजा ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। उसने संध्या केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया। केस की तह में जाते ही सामने आया कि उस समय भी चौधरी ही थाने का इंचार्ज था और संध्या के केस को दबाने के लिए पैसे और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया गया था। अब पूजा ने उस केस की फिर से जांच शुरू की और संध्या की मां को बुलाकर वादा किया, आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जितना समय बीत गया वो नहीं ला सकती, लेकिन जो बाकी है उसमें सच्चाई जरूर लौटेगी। पूजा की यह संवेदनशीलता ही थी जो आम जनता को उससे जोड़ रही थी। पहले लोग पुलिस से डरते थे, अब भरोसा करने लगे थे। लेकिन जब पूरी वर्दी उसके साथ आने लगी, तभी कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उनके लिए ये एक चुनौती थी। एक महिला आईपीएस जो भिखारिन बनकर आई थी, अब पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही थी। एक गुप्त बैठक में कुछ प्रभावशाली लोगों ने कहा, अगर पूजा यूं ही चलती रही तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन अब पूजा को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब वर्दी उसके साथ थी। उसकी टीम में सिर्फ अफसर नहीं, वो जज्बा था जो किसी भी व्यवस्था को बदलने का मादा रखता है। वर्दी का साथ मिलते ही आईपीएस पूजा सिंह का हौसला आसमान छूने लगा था। पूरे राज्य में उसकी न्याय दस्ते की मुहिम रंग ला रही थी। हर जिले से भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो रही थी और आम जनता अब थाने में डर नहीं, उम्मीद लेकर जाती थी। लेकिन जैसे ही यह सफाई का तूफान तेज हुआ, वैसे ही सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैलने लगी। पूजा के खिलाफ अंदर ही अंदर एक साजिश बुनी जा रही थी। साजिश इतनी चुपचाप थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और व्यक्तिगत होने वाला था। एक दिन पूजा को एक कॉल आया, मैडम, आपके छोटे भाई रोहन का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत गंभीर है। पूजा जैसे बिजली के झटके से कांप उठी। कौन अस्पताल? सिटी हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 3। पूजा तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंची। भाई को आईसीयू में भर्ती किया गया था, हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, पर दिमाग पर गहरी चोट है। पूजा के आंसू थम नहीं रहे थे। एक पल को उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया लड़खड़ा गई है। लेकिन अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। गाड़ी का ब्रेक काटा गया था। पूजा समझ गई कि यह वार उसी पर किया गया था, लेकिन चोट भाई को पहुंची। पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं इस सिस्टम की एक एक ईंट हिला दूंगी। अब यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, उसकी खुद की हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में पूजा पर एक झूठा आरोप भी लगा दिया गया कि उसने एक निर्दोष को कस्टडी में पीट पीट कर मार डाला है। मीडिया में खबरें चलाई गईं, विपक्षी नेता सामने आए और पूजा को सस्पेंड कर दिया गया। पूजा को अब समझ आ गया कि यह सिस्टम उससे डरने लगा है, लेकिन सस्पेंशन के बावजूद जनता उसके साथ थी। लोग सड़कों पर उतर आए, पूजा मैडम को इंसाफ दो का नारा गूंजने लगा। इस बीच उसके न्याय दस्ते के अफसरों ने हर वो दस्तावेज, हर वो सबूत इकट्ठा किया जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके। आखिरकार 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद कोर्ट में पूजा को क्लीन चिट मिल गई और उसे बहाल कर दिया गया। लेकिन इस बीच उसका भाई अब भी कोमा में था। पूजा हर दिन हॉस्पिटल जाकर उसका हाथ पकड़ती और कहती, तू हिम्मत मत हारना रोहन, दीदी अभी लड़ रही है, लेकिन एक दिन सब ठीक होगा। इस अध्याय का अंत बहुत भावुक मोड़ पर होता है। पूजा सिस्टम से तो लड़ रही है, लेकिन अब उसका निजी जीवन भी उसकी इस जंग की कीमत चुका रहा है। उसे पता है कि यह कीमत बहुत भारी है, लेकिन उसे यह भी यकीन है कि एक दिन सच की जीत होगी, और यही यकीन उसे रुकने नहीं देगा। आईपीएस पूजा सिंह की आंखों में इन दिनों नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। भाई आईसीयू में था, वर्दी पर सस्पेंशन का दाग अब भी ताजा था, और राज्य के ताकतवर लोग अब भी उसे मिटाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन उसके भीतर एक आग थी जो अब राख नहीं होने वाली थी।
उसने तय किया कि अब सिर्फ भ्रष्ट अफसर ही नहीं, उन नेताओं को भी बेनकाब किया जाएगा जो इस पूरे सिस्टम की जड़ हैं। पूजा जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसकी पहली योजना थी ऑपरेशन काली रात। यह एक गुप्त ऑपरेशन था जिसमें उसे अपने ही दस्ते के कुछ गिने चुने ईमानदार अफसरों के साथ भ्रष्ट नेताओं के अवैध लेन देन का पर्दाफाश करना था। पूजा ने भिखारन के भेष में एक बार फिर से एक मंत्री के फार्म हाउस के बाहर निगरानी शुरू की। उसे खुफिया सूचना मिली थी कि वहां हर शुक्रवार रात को काली डील होती है, जहां अफसरों को खरीदा जाता है और अपराधियों को शरण दी जाती है। इस बार पूजा के पास वायरलेस कैमरे, बॉडी रिकॉर्डर और अपनी टीम की चौकस निगरानी थी। रात के करीब 2 बजे पूजा की आंखों ने वही देखा जो वो सुनती आ रही थी। कुछ सफेद कुर्ते वाले लोग आए, कारों से काले बैग निकले और अंदर ले जाए गए। पूजा ने सब रिकॉर्ड कर लिया। उसी वक्त उसकी टीम ने फार्म हाउस पर रेड मारी। मंत्री, उसके दलाल और 2 भ्रष्ट अफसर वहीं रंगे हाथों पकड़े गए। नोटों के बंडल, नकली दस्तावेज और हथियार बरामद हुए। ये सब लाइव टीवी पर चला। पूजा ने खुद प्रेस को बुलाया था। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पहली बार किसी आईपीएस ने मंत्री को उसी की गद्दी से गिरा दिया था। जनता ने पूजा को फिर से अपनी मसीहा घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। पद की नहीं पुजा रही है। डीजीपी ने पूजा को खुद फोन कर कहा, पूजा, तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा रास्ता ही सही है, आगे बढ़ो। वो दिन था और आज का दिन। पूजा की बहाली नहीं, उसकी पदोन्नति हुई। उसे पूरे राज्य के जन शिकायत निवारण सेल का प्रमुख बना दिया गया। वो हर जिले में न्याय चौपाल लगाकर जनता से सीधे जुड़ने लगी। उसका भाई रोहन भी धीरे धीरे होश में आने लगा था। जब उसने आंख खोली और बहन को देखा तो बस इतना कहा, तू जीत गई दीदी। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है रोहन, पर अब पीछे नहीं हटूंगी। जब पहली बार पूजा को अपने काम का वो फल मिला जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लोगों का विश्वास, अपने भाई की मुस्कान और सिस्टम के भीतर से निकली एक नई रोशनी। अब इंसाफ सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा था, दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। आईपीएस पूजा सिंह के जीवन की कहानी अब एक मिशन से बढ़कर आंदोलन बन चुकी थी। राज्य के हर कोने में उसका नाम गूंज रहा था, लेकिन वह जानती थी कि एक अंतिम लड़ाई अब भी बाकी है। वो ताकत जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रही थी, जो भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की भी मालिक थी। पूजा के पास अब एक ठोस नाम था, सूरज प्रताप सिंह, एक उद्योगपति जिसे कभी किसी ने जेल नहीं भेजा था, क्योंकि वह खुद सिस्टम था। उसके इशारे पर कानून झुकता था, अफसर बदलते थे और नेता बिकते थे। पूजा ने खुद उसके खिलाफ केस खड़ा करने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना, कानून के साथ साथ जनता की ताकत। पूजा ने राज्य भर में एक जन आंदोलन शुरू किया, सत्य का संकल्प। हर जिले में आम जनता से अपील की गई कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत दें, अपनी कहानियां साझा करें। जनता जागी। हजारों पत्र, रिकॉर्डिंग्स, गवाहियां सामने आईं, जिनमें सूरज प्रताप के कारनामे उजागर हुए। पूजा ने खुद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने तुरंत एसआईटी, विशेष जांच टीम गठित की और पूजा को उसका प्रमुख नियुक्त किया गया। एसआईटी की पहली ही रेड में सूरज प्रताप की 7 कंपनियों पर छापे पड़े। करोड़ों की बेनामी संपत्तियां, फर्जी बैंक खातों और नेताओं के नाम से फाइलें बरामद हुईं। जांच के दौरान पूजा को कई बार जान से मारने की धमकियां मिलीं। एक बार तो उसकी गाड़ी के नीचे बम भी लगाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। अंत में कोर्ट में वो दिन आया जब सूरज प्रताप को जज के सामने पेश किया गया। पूजा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गवाही दी। सबूतों के अंबार ने सूरज प्रताप की चुप्पी को भी तोड़ दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही अदालत के बाहर हजारों लोग जुटे और जोरदार तालियों से पूजा का स्वागत किया। पूजा ने मंच पर खड़े होकर कहा, ये जीत मेरी नहीं है, उन सब की है जो सालों से अन्याय सहते आ रहे थे। आज मैंने वर्दी नहीं, इंसानियत का धर्म निभाया है। इसी के साथ उसके भाई रोहन को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पूजा, उसका भाई और उसकी पूरी टीम उसी थाने पहुंचे जहां उसने पहली बार भिखारन का भेष बनाकर कदम रखा था।
उसने वहीं पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठकर कहा, यहीं से सफर शुरू हुआ था और यहीं खत्म नहीं होगा। यह तो शुरुआत है। अब हर जिले में एक पूजा खड़ी होगी। कहानी का समापन एक सशक्त संदेश के साथ होता है कि जब एक महिला ठान ले तो वर्दी या भेष मायने नहीं रखते, सिर्फ उसके इरादे इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय